नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेल्थ अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले सर्जरी ऑफ 6 CPC के पार्ट 3 तक 5th पे कमीशन तक जो 6 पे कमीशन एक एक करके सभी पे कमीशनों का हवाला देता है, कंक्लूजन करता है और फाइनली एक अच्छा पे कमीशन सभी के लिए, सेंट्रल CCS के सभी कर्मचारियों के लिए देने की बात करता है, जिसमें खासकर डिफेंस फोर्सेस के लिए कुछ विशेष है ऐसा कहकर पे कमीशन बनाया गया। तो कंक्लूजन करते हैं 6 CPC का सार तत्व तो इसमें क्या निकलता है। खुद 6 CPC कह रही है कि सबसे पहले जो पोस्ट वार पे कमीशन था उसमें अधिकारियों की तुलना क्लास 1 और IPS से समरूपता को देखा गया और साथ ही जवानों को नॉन स्किल एम्प्लॉयर कहा गया। मुझे बताइए, उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस जो आज के परमवीर चक्र होते हैं वो भी जवानों को मिले और भारतीय सेना का परचम विश्व में लहराया गया, फिर भी वो नॉन स्किल ही था। और GSOज भी इंडियन कमीशन है जिसको पोस्ट वार पे कमीशन के बाद काफ़ी कम वेतन दिया गया, ऐसा पे कमीशन कह रहा था। फिर सेकंड पे कमीशन तक सेनांगों के तीनों सेनांगों के पदाधिकारी अलग सा पे कमीशन बनाते थे और 3rd CPC में जा कर के सभी को एक कर दिया गया और केंद्रीय वेतन आयोग के अंदर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी आते थे। और 3rd CPC कहती है कि ऑफिसर्स को डिस्टर्बेंस अलाउंस देना शुरू किया ताकि समकक्ष अधिकारी को स्विच ओवर यानी उससे कुछ ज़्यादा पैसा उनको मिलने लगे। जैसे GTS को 700 रुपया जूनियर टाइम स्केल और सेकंड लेफ्टिनेंट साहब उस टाइम होते थे 750। इसी प्रकार वहाँ पर मांग थी सैन्य अधिकारियों की, IPS काडर का जो पे स्केल है वो हमारे अनुरूप नहीं है, तो इसलिए 4th में रनिंग पे बैंड दिया गया। और 4th में एक चीज़ और दी गई, रैंक पे, जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट साहब की 200 और ब्रिगेडियर साहब की 1200 हुआ करती थी। इसी प्रकार से ये रनिंग पे बैंड GTS का स्केल से स्विच ओवर जिसे कहते हैं आप, 2200 से GTS शुरू होते तो 2300 लेफ्टिनेंट साहब की। तो डिस्टर्बेंस भी 2 गुना हो गया, पहले 50 रुपया था तो यहाँ पर 100 रुपया हो गया, जो कि पे में शामिल है। निचले लेवल पर जिन पदाधिकारियों से हमारी तुलना होती है उनका स्विच ओवर या हमारा डिस्टर्बेंस अलाउंस या फिर रैंक पे कुछ नहीं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और जबकि 4th पे कमीशन में सिपाही भी 10th की एजुकेशन लेके आना शुरू हो गए थे, फिर भी वो नॉन स्किल ही रहा, जैसा मैं बार बार वीडियो में कह चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ समान थी, जो TS नेक 16वें साल में और TS लेफ्टिनेंट कर्नल 26 साल में, क्योंकि मिनिमम सर्विस 17, मिनिमम 20 और उससे थोड़ा ऊपर। और फिर भी रैंक सिमिलरिटी के लिए एक रैंक ऊपर, नेक एक रैंक ऊपर होता है और तब तक मेजर तो बन ही जाते थे साहब लोग, तो ठीक है, जाहिर है कि एक रैंक दे दिया गया होगा। वो आज भी TS कर्नल हो गए उनकी जगह और हमारा TS रैंक हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ACP हौलदार बन जाते हैं। तो आप ACP के तीनों रैंक 13 साल में और TS भी ले रहे हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। सवाल ये नहीं कि हम आपके बराबरी कर रहे हैं, सवाल है कि समरूपता में हमारे को किस उसी स्तर में आगे आना चाहिए था या नहीं। 5th में फिर स्टैटिक पे बैंड दिया गया और रनिंग पे बैंड मांगा गया था 2 हिस्से में, अप टू कर्नल साहब और कर्नल साहब से लेफ्टिनेंट जनरल तक, वो माना नहीं गया। तो यहाँ पर रैंक पे भी दुगनी हो गई, 400 लेफ्टिनेंट साहब की और 2400 ब्रिगेडियर साहब की, और एक 5th पे कमीशन में एक रैंक हटा दिया गया, सेकंड लेफ्टिनेंट रिमूव करके, ताकि अपने वेतन को जल्दी जल्दी अचीव करें। और सबसे छोटी सर्विस हमारे सिपाही और हमारी होती है, हम कब अचीव करेंगे, क्या हमारा कोई रैंक अपग्रेड हुआ। XYZ 3 ग्रुप रखे गए वहाँ पर, X ग्रुप के सिपाही का भी 3600 और हमारे Y ग्रुप के हौलदार जी का भी 3600। दिखा पे कमीशन 4000 रहा है जो S1 S5 S6 है, लेकिन यकीन मानिए 3600 था हौलदार जी का।
और जेड ग्रुप का 30-50। तो सिपाही टू सिपाही अंतर 350, सेकेंड लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट साहब का अंतर केवल 250, 8000 और 8250। तो ये एक क्वेरी थी कि किसी भी ग्रुप का सिपाही एक्स ग्रुप का हौलदार जी को कैसे टेक ओवर करेगा। जब आगे जाकर ग्रेड की बारी आई तो क्यों ना एक्स ग्रुप का सिपाही 2800 के ग्रेड में चला गया, क्या रहा तो 2000 के ग्रेड में। इसका मतलब ये गलती थी, नज़दीक नहीं लाया गया वाई ग्रुप को, पहला। दूसरा, जब 6 में फिर जेड ग्रुप अगर तोड़ दिया गया यानी रेमस्ट कर गया वाई में, तो क्या वाई ऊपर आया? इसीलिए एक्स ग्रुप को अलग सा 1400 वेतन में रखा गया, जिस वजह से भी वाई ग्रुप ऊपर नहीं आ पाया। ये भी एक बड़ी क्वेरी थी, जिससे हम बार बार कहते हैं कि लेवल 4 में सिपाही को आना चाहिए था, लेवल 3 में ही है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने रेशो निकाला है, तो ये सिपाही का रेशो 2.63 और 5th में 2.66, हवलदार जी का 3.55, जेसीओ साहब का 1.96 से 2.68 का रेशो बढ़ गया, यानी कि उतना पेमेंट घट गई। अगला कंक्लूजन, 5 डिस्टर्बेंस अलाउंस से बढ़त है, अन्यथा मेजर जनरल और ब्रिगेडियर की रिलेटिविटी एसएजी और डीआईजी के बराबर नहीं होती, क्योंकि डिस्टर्बेंस अलाउंस की वजह से है। और यहाँ पर पे बैंड 4 की सिफारिश की गई, और यहाँ पर हमारा कहीं पर भी अपग्रेडेशन की बात नहीं हुई कि इन लोगों का वेतन कम है। जैसे मैंने बोला था, नायब सूबेदार साहब 7600 पे होने चाहिए थे, 5620 पर शुरू किया गया। तो 6 CPC कहती कि सभी की भलाई के लिए, सबको एक अच्छे दर्जे पर एक आकर्षक पे बैंड देने के लिए, जो कि कॉरपोरेट जगत को भी आकर्षित करे, इसलिए सबके लिए रनिंग पे बैंड देने की सिफारिश की जाती है। और वास्तव में ये बहुत अच्छा पे कमीशन था 6 CPC, लेकिन हमारे को सही एडजस्ट वहाँ पर सर्विस नहीं देखी गई, ग्रेड वैल्यू सही नहीं देखी गई, और तुलना जिन समकक्ष कर्मचारियों से हमारी की गई, वहाँ पर बहुत बड़ी विसंगति आ गई। क्योंकि 6 CPC ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स से जो तुलना की, वहाँ पर देखते हैं कि डिप्टी कमांडेंट 1000 पर शुरू और 15200 तक जाते हैं, तो उनके इक्विवेलेंट होने का मेजर साहब को 11600 से लेकर 14850 का स्केल दिया, जिसको कहते हैं स्विच ओवर, कि उनसे ऊपर का वेतन 600 रुपये का वेतन ऊपर, और यहाँ पर रैंक पे किसी की नहीं है, ग्रेड बांट दिए गए आगे जाकर। और तो यहाँ पर तक आप लोगों ने देखा कि 6 CPC में सभी पे कमीशनों का कैलकुलेशन करके एक बेहतर रनिंग पे बैंड सभी के लिए दिया गया, जिसमें तुलना समकक्ष पैरामिलिट्री फोर्सेज से की गई, जिसमें मेजर साहब 500 रुपया अधिक वेतन लेते हैं असिस्टेंट ने डिप्टी कमांडेंट रैंक से, इसलिए बाकियों की तुलना भी पैरामिलिट्री फोर्सेज से की गई। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक रहा, क्योंकि वहाँ पर जेसीओ लेवल की तुलना इंस्पेक्टर से और पुलिस बल के सिपाहियों से हमारे नायक हौलदार और सिपाही की तुलना की गई, जहाँ पर हमारा पे बैंड ये कहा गया कि 1 अप है, मानता हूँ। जहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, वहाँ पर हौलदार जी 2800 के ग्रेड पर, नायब सूबेदार साहब 4200 के ग्रेड पर, सूबेदार साहब 4600 के और 48 पर, सूबेदार मेजर साहब के आगे लिखा हुआ अपॉइंटमेंट 4600 प्लस 200 अपॉइंटमेंट कहा गया, जबकि बटालियन का सबसे जूनियर कमीशन का सबसे सीनियर रैंक सूबेदार मेजर ही होता है। इस पर उदाहरण अगले वीडियो में दूंगा कि जब अंग्रेज ऑफिसर्स महारानी को पत्र लिखा एक गोरखा रेजिमेंट के SM साहब ने कि इनके बाल जड़ से क्यों काटते हो सर, मुड़वाते क्यों, तो महारानी ने उनकी बात मान ली थी। और आज उस सलाहकार को, सबसे वरिष्ठ निचले दर्जे के पदाधिकारी को वहाँ पर अपॉइंटमेंट कहा गया है। और पुलिस बल से जो नॉन नॉन गजेटेड होते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, नौकरी लंबी होती है, आगे जाकर DSP और SP तक भी जाते हैं, हमारा रैंक सूबेदार मेजर पर बंद होता है, उनसे तुलना करने की वजह से हमारा ग्रेड काफ़ी नीचे आया। कहने को अधिकारी वर्ग ये कहता कि हम ब्रिगेडियर साहब तक पे बैंड 3 में रखा गया था, इसलिए डाउनफॉल GSO 2 ग्रेड नीचे आए, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसी क्रम में जब आप ऊपर शिफ्ट हो गए
और उसी क्रम में रेशो सही क्यों नहीं आया? भारत सरकार का बजट कम था, रक्षा बजट में कम हो सकते हैं, देश भी चलाना है, सबको बलिदान करना चाहिए देश के लिए, लेकिन जिस अकॉर्डिंग आप नीचे आए, डाउनफॉल हुए, जिस रेशो में आपका वेतन घटा उसी रेशो में हमारा वेतन भी घटना चाहिए था, न कि एकदम कम हो जाना चाहिए था। रेशो 1.96 से 2.68 से 3.27 नहीं आ सकता, उसी रेशो में रहना चाहिए था, 1.96 और 2 के रेशो में, तब वो सही पेमेंट होता। नॉन कमीशन होने की वजह से सबसे पहले जेसूज की वैल्यू ख़त्म हुई और बाकी रैंक उससे नीचे चले गए। तो धन्यवाद। अभी आगे जाकर एमएसपी की मिस्ट्री और 6 पे कमीशन की अन्य चीज़ें अगले पार्ट में कवर की जाएगी। तो आप सभी लोग देखते हैं बड़े बड़े लेक्चर्स और उन चीज़ों पर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। जहां अभी हम गोचर जाएंगे 7 तारीख को, वो भी अच्छा है, लेकिन जो बेसिक विसंगतियां हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे नॉलेज बनता है, जिससे आप किसी को आंसर दे सकें, उन चीज़ों को भी देखें। रिक्वेस्टेड, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, देखते रहें हेल्थ अवेयरनेस एंड कल्चर। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।